नेक्स्ट हमारा सेक्शन, हम बात कर रहे थे पार्टीशन की। पार्टीशन की एप्लीकेशन सेक्शन 135 के तहत आएगी। कोई जॉइंट ओनर अप्लाई कर सकता है। किस वक्त वो अप्लाई कर सकता है? जब उसकी फेवर में इंतकाल हो चुका हो, या उसकी फेवर में डिक्री आ चुकी हो, या मुश्तरका मालकान उसका राइट जो है, राइट के बारे में लिख के दे चुके हों कि इसका भी हमारे साथ राइट एग्जिस्ट करता है। एप्लीकेशन जब आ जाएगी तो सबसे पहले जो काम रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना है वो है नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। आपका क्वेश्चन जो जुडिशरी के पेपर में आता है वो आता है, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द पार्टीशन लेड डाउन अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो आपने सेक्शन 135 और फिर सेक्शन 137 से ऑनवर्ड 146 तक लिखना होता है ये सारा। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन के आगे प्रोसीजर नेक्स्ट क्या होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाए। तो इसको हम पढ़ते हैं, द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 शेल, if it is in order and not open to objection on the face of it, fix a day for hearing thereof and। रेवेन्यू ऑफिसर के जब पास जब एप्लीकेशन आ गई तो वो इसको देखता है कि इस पे कोई एतराज वगैरह तो नहीं लग सकता, या कोई एतराज वाजे तो नहीं है। तो जब ऐसी कोई बात ना हो तो वो क्या करता है, फिक्स ए डे फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर देता है। एंड फिर क्या करता है उसके साथ, क्लास ए एंड बी पे बताते हैं हमें, cause notice of the application and of the day so fixed to be served on such of the recorded co-sharers as have not joined in the application। या उन लोगों को नोटिस करेगा जो कि को शेयर हैं, यानी मुश्तरका मालिक हैं, लेकिन पार्टीशन की एप्लीकेशन में वो शामिल नहीं किए हुए, तो उनको भी नोटिस करेगा। क्लास बी, इफ ही थिंक्स फिट cause notice to be served on or proclaimed for the information of any other person whom he may deem to be directly or indirectly interested in the application। या उन पर्सन को भी नोटिस कर सकता है कि रेवेन्यू ऑफिसर समझता है कि वो लोग जो हैं उनका भी जमीन में कोई इंटरेस्ट है, तो उनको भी वो नोटिस करके बुला सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन 137 के रिलेटेड? 138, एडिशन ऑफ पार्टीज टू। 137। जी जी। सर। जी प्लीज। सर मेरा 135 का जो सी है ना, उससे मुझे कोई एग्जांपल दे दे। जी मैं बताता हूँ। ए रिटन अक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट राइट 135। हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन एडमिशन और डिनाइल। अब एक जमीन का टुकड़ा है 20 कनाल का, उसके मालिक हैं 5। ठीक है, 5 मालिक हैं, लेकिन छठा पर्सन ऐसे ही 1 कनाल पे काबिज है, यानी 1 कनाल का उसका पोजेशन है, वो उसको काश्त कर रहा है 15 साल से। अब जो पर्सन बाकी मालिक हैं उनकी जमीन भी अपनी पूरी है, जितनी उनकी मलकियत है उनके पास पूरी जमीन। ये इजाफी जो 1 कनाल है वो छठा पर्सन काश्त कर रहा है। तो जब इस जमीन की पार्टीशन की एप्लीकेशन फाइल होगी तो ये पर्सन जिसके जो 1 कनाल काश्त कर रहा है ये तो फाइल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके नाम मलकियत नहीं है, ये तो वैसे ही पोजेशन में है, इजाफी जमीन है इसलिए। तो ये कब पार्टीशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकेगा? जब वो 5 पर्सन जो मालिक है वो इसको लिख के दे दें कि ये हमारे साथ मालिक है और इसका इस जमीन में शेयर 10 साल से चलता आ रहा है। रिटर्न अक्नॉलेजमेंट। या कोई पर्सन उनमें से एक कह दे कि मेरी जमीन, यानी वो काश 5 कनाल कर रहा है, वो कह दे कि मेरी मलकियत 4 कनाल की है और ये 1 कनाल की मलकियत इस शख्स की है, जो कि वैसे काबिज है, इसके नाम मलकियत नहीं है, इसका हिस्सा बनता है। तो ये रिटर्न अक्नॉलेजमेंट है। कोई कोई इन रिटर्न किसी का शेयर अक्नॉलेज कर ले, मान ले, उसकी बात मान ले कि इसका इस जमीन में हिस्सा है, ये इस जमीन में मालिक है। तो क्लियर हुई बात थोड़ी? यस सर, थैंक यू सो मच। 138, एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। ये बात है जी ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, इसका क्रॉस रेफरेंस है। सेम है कि किसी पार्टी को ऐड करना। On the day fixed under section 137 for the hearing of application or any other day to which the hearing may be adjourned, the revenue officer shall ascertain whether any of the co-sharer desire the partition of their share. Also, if any of them so desires, he shall add him on as an applicant for the partition। कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर देखता है कि कोई बंदा
फिक्स हियरिंग पे आके उसके सामने पेश हुआ है और वो आके कहता है कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए, तो वो उसको एज ए पटिशनर, एज ए एप्लीकांट, एज पार्टी ऐड कर लेता है, क्योंकि वो भी पार्टीशन चाह रहा है कि पार्टीशन की जाए, तो उसको एज ए एप्लीकांट ऐड करेगा। 140 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा पार्टीशन का। द रेवेन्यू ऑफिसर शेल ascertain the questions, कोई भी क्वेश्चन आए हैं उसके सामने वो उसको डिटरमन करेगा। इफ एनी इन डिस्प्यूट बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द होल्डिंग, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए हैं तो वो उनको डिटरमन करेगा, सर्टेन करेगा उस होल्डिंग के मुतल्लिक, यानी उस खेवट के मुतल्लिक। अब डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन जो के फर्क वाजे करते हैं, क्लास ए एंड बी में उन्होंने बताया, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट, कि अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल का इशू है तो फिर वो डिसाइड नहीं करेगा। यानी टाइटल का मतलब कोई किसी की मलकियत ही चैलेंज कर दे कि ये पर्सन मालिक ही नहीं है, इस जमीन का मालिक ही मैं हूँ, तो इसका फैसला रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करेगा, इसका फैसला सिविल कोर्ट करेगी। क्लास बी, क्वेश्चन एज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड और द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, कोई अगर मोड ऑफ पार्टीशन पे ही क्वेश्चन उठा दे, यानी रेवेन्यू ऑफिसर ने ये डिसाइड किया कि हम वैल्यू ऑफ लैंड देख के और पोजेशन को मद्देनजर रख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिट किसको अलाट करना है। अगर कोई इस पे यानी एतराज उठा दे तो ये भी फिर रेवेन्यू ऑफिसर फैसला नहीं करेगा, पेंडिंग रख लेगी। नेक्स्ट 141, क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, कि अगर होल्डिंग का जो टाइटल है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा। If a question of a title in the holding is raised in the partition proceeding, revenue officer shall inquire into the substance of such question and decide the matter after hearing the parties. कि अगर कोई बंदा कहता है कि ये मैं मालिक हूँ या कोई दूसरा मालिक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस होल्डिंग के मालकान की इंक्वायरी करके चेक करेगा कि कौन पर्सन कितनी जमीन का मालिक है, और ये डिसाइड कर देगा कि ये किसकी मलकियत है, और फिर पार्टीशन को प्रोसीड करेगा, पहले क्वेश्चन ऑफ टाइटल का फैसला कर देगा। 142, डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस, अगर कोई और क्वेश्चंस आ गए हैं दरमियान में तो उनको भी डिस्पोज ऑफ करेगा। वो कौन से होंगे। When there is a question as to the property to be divided or mode of making partition, the revenue officer shall, after such inquiry as he deems necessary, record an order stating his decision on the question and his reasons for the decision। कि अगर कोई पर्सन आके इतराज उठाता है कि ये प्रॉपर्टी इस तरह नहीं, इस तरह डिवाइड होनी चाहिए, ये पार्टीशन का मोड तरीकाकार जो है वो चेंज किया जाना चाहिए। कोई एक कहता है कि वैल्यू ऑफ द लैंड के मुताबिक पार्टीशन करें, दूसरा कहता है कि जैसे हमारे पोजेशन है वैसे कर दें, तीसरा कहता है कि हमें जी फ्रंट पे भी ज़मीन दें सड़क के साथ जो है। तो ये सारों की मुख्तलिफ राय है, तो इस मुख्तलिफ राय को फिर रेवेन्यू ऑफिसर ही डिसाइड करेगा इंक्वायरी करके कि ये मोड ऑफ पार्टीशन कौन सा रखना है, कैसे हमने डिसाइड करना है, और उसकी वो रीज़न भी लिखेगा उस डिसीजन में कि इसकी किस वजह से हम ये कर रहे हैं। 142 subsection 2, an appeal may be preferred from an order under subsection 1 within 30 days from the date thereof, and when such an appeal is preferred and the institution thereof has been certified to the revenue officer by authority to whom an appeal has been preferred, the revenue officer shall stay further proceeding pending the disposal of the appeal। अगर इसमें ये बात कहते हैं कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन डिसाइड किया मोड ऑफ पार्टीशन का या डिवीजन कैसे होगी लैंड की इसके मुतल्लिक, और उसने रीजन लिख के फैसला किया, तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है, और जब अपील हो जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है। तो जो हायर अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी रेवेन्यू ऑफिसर को कि आपके ऑर्डर के खिलाफ हमारे पास अपील आ गई है, तो रेवेन्यू ऑफिसर अपनी प्रोसीडिंग जो है वो स्टे कर देगा, रोक देगा, फर्दर उसको प्रोसीड नहीं करेगा जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाएगा। Subsection 3, if an applicant for partition is dissatisfied with an original or appellate order under this section and applies for permission to withdraw from the proceedings so far as they relate to partition of his share, he shall be permitted to withdraw therefrom of such terms the revenue officer thinks fit। कि अगर कोई पर्सन कहता है कि ये मोड ऑफ पार्टीशन ठीक नहीं है, वो रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले भी सेटिस्फाई नहीं है, और उसने अपील फाइल की थी और अपील वाले फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो पार्टीशन की प्रोसीडिंग से विड्रॉ कर सकता है कि मैं अपनी ज़मीन पार्टीशन करवाना ही नहीं चाहता, वो अपनी दरखास्त वापस ले सकता है, इस चीज़ की उसे इजाज़त दी जाएगी।
Subsection 4, when an applicant withdraws under the provision of subsection 3, the revenue officer may, where the other applicant, if any, desire the continuance of proceeding, continue them insofar as they relate to the partition of shares of those other applicants. कि अगर एक पर्सन विड्रॉ कर गया है और बाकी लेट्स सपोज 10 मालिक और हैं और वो पार्टीशन की एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखेगा, उस एक पर्सन के विड्रॉ करने से प्रोसीडिंग खत्म नहीं कर देगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? 135 के तहत एप्लीकेशन आ गई, जी जी सर, क्वेश्चन है। 137 के तहत नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन आ गया, 138 में एडिशन ऑफ पार्टीज हो गई, 140 में प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा, क्वेश्चन ऑफ टाइटल और जो पार्टीशन का मोड है वो डिसाइड किया जाएगा। 141 में अगर हो होल्डिंग यानी खेवट में किसी की मलकियत का मसला है तो वो भी डिसाइड किया जाएगा। 142 के तहत कोई अदर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। यहाँ तक हम पहुंचे हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है, अगर काइंडली आप जी जी, रिप्लाई कर दें। बताइए बताइए। ये सर सेक्शन 140 ए और सेक्शन 141 में क्या फर्क है? एक मिनट ऊपर चलते हैं। जी, 140 में ये है कि जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई। 140 ए सर, 140 ए। 140 ए है ही नहीं, यानी अच्छा 140 ए आप उसकी सब क्लास की बात कर रहे हैं। 140 जी सर, सेक्शन और ए उसकी नहीं और है, 141। सेक्शन 140 क्लास ए, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी फॉर विच पार्टीशन इज सॉट, कि जिस प्रॉपर्टी की तकसीम मांगी गई है उसका क्वेश्चन ऑफ टाइटल, ठीक है, इन द प्रॉपर्टी उस जमीन सर में। इन दोनों में आप, फर्क सिर्फ पूछना है, मैं फर्क पूछना बता रहा हूँ, ठहर जाइए। है। जी जी। 141 क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, ये है कि पूरी खेवट में किसी की होल्डिंग, यानी होल्डिंग कहते हैं खेवट को, उस खेवट में किसी भी पर्सन का क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर अराइज होता है तो वो उसका भी डिसाइड करना है। यानी वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की हद तक हो सकता है 140 ए का, और 141 है पूरी खेवट की हद तक। खेवट में चाहे 200 कनाल जमीन हो या 2000 कनाल जमीन हो, वो एक वाइड टर्म है 141 वाली, क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। और 140 जो है वो एक प्रोसीजर बता रहा है कि उसको डिसाइड करना है। सर ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, सिविल कोर्ट या ये रेवेन्यू ऑफिसर ही डिसाइड करेगा? ये पहले रेवेन्यू ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेगा, अगर इस पे यानी क्लियर ओपन एंड शट केस है तो फिर तो वो डिसाइड कर देगा। अगर उसको लगता है कि इस पे एविडेंस की जरूरत है, ये एविडेंशली मामला है, इस पे शहादत होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब फैसला होगा, तो फिर वो सिविल कोर्ट को रेफर करेगा। राइट सर। जी, सर एक क्वेश्चन है, सर इसकी अपील कहाँ पर होगी? पार्टीशन की। ये सर जो इसकी जी अपील होगी किसी भी जी फैसले की 30 डिस, डेज। जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी डिप्टी कमिश्नर के पास, और डिप्टी कमिश्नर के ब्याफ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एप्लीकेशन सुनता है, अपील सुनता है, सॉरी। जी थैंक यू सर। ये भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 161 में, ये बातें हैं कि अपील किसके पास जाएगी। अच्छा, 142A, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ ए पार्टीशन ऑफ ए केसेस। The revenue officer shall decide the case of partition within a period of 180 days। 180 दिन में फैसला करना है, यानी 6 months में, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन और फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अगर जिस दिन पार्टीशन की एप्लीकेशन आई उसके 6 माह के अंदर, या जिस दिन इनहेरिटेंस का म्यूटेशन हुआ उसके 6 माह के अंदर, 6 माह में इसको डिसाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी कर लेना है आपने। पार्टीशन की एप्लीकेशन का टाइम लिमिट कितना है, कितने टाइम में डिसाइड करनी है, 180 डेज। Subsection 2, if revenue officer for reason beyond his control is unable to decide the case of partition within the time stipulated in subsection 1, he shall submit the case with reason to district collector 15 days prior to expiry of that period for extension of the period। कि अगर 180 दिन में रेवेन्यू ऑफिसर फैसला नहीं करता और वो रीजंस लिख के डिप्टी कमिश्नर को यानी डीसी को जिला लेवल पे भेज सकता है कि मुझे टाइम की एक्सटेंशन दी जाए। Clause 3, subsection 3, the district collector may, in an exceptional cases and for reasons to be recorded, grant one-time extension of a time for decision of a partition case for a period not exceeding 60 days।
subject to such conditions as he deems appropriate to impose for expeditious disposal of the case। सब सेक्शन 3 के तहत मुझे कहते हैं कि जब एक्सटेंशन ऑफ टाइम रेवेन्यू ऑफिसर मांगेगा कि मैंने 6 महीनों के अंदर में फैसला नहीं कर सकता पार्टीशन का, तो डिप्टी कमिश्नर उसे एक बार 60 दिन की एक्सटेंशन अलाउ करेगा और उसके रीजन भी लिखेगा कि किस रीजन की वजह से अलाउ किया जा रहा है, उसको इजाफी 60 दिन दिए जा रहे हैं। सब सेक्शन 4, इन केस द रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। अगर रेवेन्यू ऑफिसर को क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करना आ गया है, करने की जरूरत पेश आ गई है इन द पार्टीशन प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 141, 141 सेक्शन, ये सब सेक्शन को मिटा दें, सिर्फ सेक्शन 141 है। An additional period of 180 days shall be deemed to have been added to the period mentioned in subsection 1। कहते हैं कि अगर पार्टीशन के प्रोसीजर का टाइम है 6 मंथ और अगर उन प्रोसीडिंग में क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करना पड़ गया है रेवेन्यू ऑफिसर को, यानी 2 केस हो गए हैं फिर उसके बाद, तो फिर उसे 180 और दिन मिल जाएंगे, यानी 180 डेज ऑटोमेटिकली उसे एडिशनल पीरियड मिल जाएगा, उसकी एक्सटेंशन नहीं मांगनी पड़ेगी उसे। यानी फिर उसके पास 6 मंथ पार्टीशन वाले हो गए और 6 मंथ क्वेश्चन ऑफ टाइटल वाले, तो वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल भी डिसाइड करेगा और पार्टीशन भी करेगा। सब सेक्शन सर 5 इस जी सर ये दोनों चीजें उसको एक साथ डिसाइड करनी है, तब ये बात कह रहे हैं, नहीं लॉ कह रहा नहीं, है ऐसा ऐसा है या कि पहले वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करेगा और क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करने के बाद फिर वो उसकी पार्टीशन करेगा, क्योंकि जब तक किसी का टाइटल डिसाइड ना हो तो पार्टीशन कैसे हो सकती है कि किस फिर मतलब कौन इसकी जो मालिक है जमीन। 180 सर उसके 180 डेज मजीद उसको कब मिलेंगे? क्या तब स्टेप टाइटल डिसाइड करने के बाद फिर वो नेक्स्ट जो मिलेंगे, ये जो टाइम मिलेगा उसको नहीं, ये एक्सटेंडेड टोटल टाइम। टोटल पीरियड होगा टोटल, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वो 6 महीनों के अंदर क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करे, हो सकता है वो 1 महीने के अंदर क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड कर दे और फिर वो बकाया जो टाइम उसके पास होगा वो सारा पार्टीशन में लगा सकता है। सर यहाँ पे एक मैंने सवाल और देखा भी है था। कि सर क्वेश्चन ऑफ टाइटल भी उसने, जब उसका भी मामला उसके पास ही चल रहा है, उसी ने हल करना है और साथ में पार्टीशन भी करनी है, तो फिर उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है मांगने की। 6 माह उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल ये जाएगा, वो अप्लाई भी करने शामिल की हो जाएगा। जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एडिशनल पीरियड। वो हाँ आखिरी राइट। लाइन में देखें, 180 डेज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एडिड, कि ऐसा समझा जाएगा कि 6 महीने उसको और मिल चुके हैं। राइट सर। जी और क्वेश्चन। सर इसमें जी सर इसमें क्वेश्चन ये पूछना था सर जी, अगर एक एप्लीकेंट ने दरख्वास्त दी है तकसीम की जी और इसमें रिस्पोंडेंट्स एक से ज्यादा हैं सर, 3-4 जी रिस्पोंडेंट्स हैं। एक रिस्पोंडेंट सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर देता है, उसका क्वेश्चन टाइटल कर देता है फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट। जिस जो एप्लीकेंट है उसका टाइटल इस तरह डिस्प्यूट करता है कि वो कहता है कि इसने जो प्रॉपर्टी परचेज इससे पहले इसने कर ली थी, बाद में फ्रॉड जो जो उस बंदे ने मेरे साथ मुआहदा किया था उसने फिर इस बंदे को एप्लीकेंट को दे दिए। जी। इन सिंपल इन शॉर्ट ये सर पूछना चाहता हूँ कि एक सिविल कोर्ट के सामने टाइटल डिस्प्यूट हो जाता है और वो सिविल कोर्ट क्या ये वाली प्रोसीडिंग को स्टे कर सकती है? और दूसरा ये है कि एक रिस्पोंडेंट इधर ही रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही ये क्वेश्चन रेज कर देता है टाइटल का और रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, और एक रिस्पोंडेंट जाकर सिविल कोर्ट में कर देता है, तो इस सूरत में सर सिविल कोर्ट उसको स्टे कर सकती है कि आप टाइटल का भी फैसला ना करें रेवेन्यू ऑफिसर को? देखें सेक्शन 172 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसमें पार्टीशन भी शामिल है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि पार्टीशन स्टे सिविल कोर्ट नहीं कर सकती, वो खुद रेवेन्यू ठीक ऑफिसर, है। आज खुद रेवेन्यू ऑफिसर रोक सकता है पार्टीशन, कि अगर टाइटल का इशू आ गया है, टाइटल का इशू जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक पार्टीशन नहीं होगी। लेकिन ये हर केस में ऐसा नहीं होगा, केस टू केस वेरी करेगा, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर इस चीज को डिसाइड करेगा कि अगर कोई केस क्वेश्चन ऑफ टाइटल का किया गया है सिविल कोर्ट में, वो किसी वेल रीजनड बेस पे है, यानी सही बेसिस पे है, या ऐसे पार्टीशन की प्रोसीडिंग को सिर्फ प्रोलॉन्ग और रोकने के लिए तो नहीं फाइल कर दिया गया, तो फिर वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग को नहीं रोकेगा। अगर उसे लगता है कि वाकई कोई इशू है, कि टाइटल का इशू आ रहा है, जैसे लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि अगर पार्टीशन की एप्लीकेशन आ गई, 10 मालकान ने आके एप्लीकेशन दे दी, टोटल मालकान भी 10 ही है,
एक 11वां बंदा आ जाता है तीसरी डेट पे, हेयरिंग पे पार्टीशन की, कि मैं भी फलां बंदे का बेटा हूं, मुझे तो विरासत में हिस्सा ही नहीं मिला और मेरा इस जमीन में हिस्सा है, मेरा पहले क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड किया जाए। तो ये एक वेल रीजन्ड एक बेस है, और इसका पहले क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड होगा और फिर पार्टीशन होगा। राइट। सब सेक्शन 5। लेकिन उसमें सर ये जो सर 135 सर इसमें जो 135 की कदगन है कि सिर्फ वो ही पार्टीज हो सकती हैं जिनका होल्डिंग में नाम होगा, केवट में नाम होगा, तो वो जो महरूम हुआ है विरासत से, अभी तक तो उसका नाम है ही नहीं उस होल्डिंग में, वो तो आके उसमें अभी पार्टी तक वगैरह बन पार्टी, सकेगा? सुन ले बस, वो आके अभी पार्टी नहीं बना, उसने आके जस्ट अपीयर होके कहा है कि मेरा क्वेश्चन ऑफ टाइटल है, मेरा टाइटल है। वो अपना टाइटल एस्टेब्लिश करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर चाहे पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स रोक के उसे सिविल कोर्ट रेफर कर दे, या खुद आज खुद डिसाइड करे कि इसके नाम भी जमीन होनी थी, इसमें ये मालिक है इस इंतकाल के थ्रू, इस पर्सन का ये बेटा है और इसके नाम इंतकाल नहीं हुआ, तो ये वो खुद पहले डिसाइड करेगा। वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग में बाद में आके पार्टी बनेगा कि जब उसके नाम जमीन आ जाएगी, या सिविल कोर्ट उसकी फेवर में डिग्री दे देगी, फिर वो डिग्री लेके आ जाएगा, या उसके बहन भाई लिख के राइट। दे दें, साथ वाले बहन भाई लिख के दे देंगे कि ये हमारे साथ इसका भी शेयर है, ये भी मालिक है, ये हमारा भाई है, तो फिर पार्टीशन की प्रोसीडिंग साथ साथ चलती रहेगी। जी, और सर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड, मैं 141 में वापस आऊंगी। आपने कहा कि अगर कोई बंदा खुद से चला जाता है सिविल कोर्ट में टाइटल को लेके। अब सर जी 141 तो ये कहता है कि जब कोई एप्लीकेशन उसके पास आएगी जिसमें क्वेश्चन ऑफ टाइटल के हवाले से, तो वो उसको सॉरी पार्टीशन की जो है ना एप्लीकेशन, उसको डिक्लाइन करेगा। पहले वो डिटरमाइन करेगा, या तो वो खुद कर सकता है या वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए छोड़ देगा। जी तो सर यहाँ पे तो वो खुद भी कर सकता है और वो रेफर भी कर सकता है। क्या बिल्कुल। वो पार्टी को रेफर करेगा कि वो पार्टी खुद जाए? और अगर वो खुद कर सकता है तो पार्टी अपने तौर पे कब जाएगी, अपने जिसको तौर पे हम कह किसी भी सकते वक्त, हैं अपनी तौर लॉन्ग पे वो करने के लिए किसी भी गई वक्त है? जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू द सब्सटेंस ऑफ सच क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के सब्सटेंस को वो पहले इंक्वायर करेगा कि ये वेल रीजन है। अगर वेल रीजन है तो फिर वो देखेगा कि ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। अगर उसके लिए कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या लंबी शहादत नहीं चाहिए, तो फिर वो खुद डिसाइड कर देगा, एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, पार्टीज को सुन के डिसाइड कर देगा। और आगे एक अंडरस्टूड बात है कि अगर वो डिसाइड नहीं कर सकता और शहादत तलब मामला है, एविडेंशियरी इशू है, तो फिर वो सिविल कोर्ट को रेफर कर देगा। अगर वो रेफर नहीं करता तो पार्टीज किसी भी वक्त जाके सूट फाइल कर सकती हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ना ही रेवेन्यू ऑफिसर रोक सकता है उनको। जी सर, मतलब सर कहने का कि एक पार्टी सॉरी जो रेवेन्यू ऑफिसर उसके पास टाइटल का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टी खुद से जाना चाह रही है तो जी वो उसको उसकी कोई सैंक्शन कुछ लिखा हुआ जी बिल्कुल, उसको कोई रिक्वायर्ड रुकावट है? नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उसे, वो खुद जा सकते हैं, आज खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो सर अगर उसके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करने के लिए पड़ा हुआ है तो फिर पार्टी चली जाएगी, तो फिर ये दो जगहों पे पैरेलल वो नहीं हो जाएगा? नहीं, पैरेलल नहीं, फिर रेवेन्यू ऑफिसर को अपनी प्रोसीडिंग रोकनी पड़ेगी, क्वेश्चन ऑफ टाइटल की सिविल कोर्ट की प्रिवेल करेंगी। राइट सर, ठीक है। जी बिल्कुल। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिसाइड करना असल में सिविल कोर्ट का काम है, क्योंकि वो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। Subsection 5, if the revenue officer fail to decide the partition case within the period specified in this section or contravenes any condition imposed by district collector, he shall liable to disciplinary action in accordance with law. अगर रेवेन्यू ऑफिसर 6 महीने में पार्टीशन का फैसला नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। 143, administration of property excluded from partition when any such property as is referred in class B of section 136। 136 क्लास बी में उन्होंने वो प्रॉपर्टी बता दी जैसे वेल, वाटर कोर्स, टैंक, ग्रेजिंग ग्राउंड और साइट ऑफ टाउन, विलेज, ये सारी उन्होंने बता दी थी कि अगर ऐसी कोई ज़मीन है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, पार्टीशन नहीं हो सकती और वो एक्सक्लूड कर दी गई है, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, पार्टीशन से निकाल दिया उसको, उसकी पार्टीशन नहीं की, the revenue officer may determine the extent to and the manner in which the co-sharers and other person interested therein may make use thereof
and the proportion in which the expenditure incurred thereon and profit derived therefrom are respectively to be borne by and divided among those persons or any of them. तो रेवेन्यू ऑफिसर ये इस चीज का फैसला जरूर करेगा कि कौन पर्सन कितनी जमीन इस्तेमाल करेगा, यानी कितना शेयर इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, और उस पे यानी वाटर कोर्स है अगर, तो उस पे जितना को खर्चा आएगा तो कौन कितना खर्चा देगा, ये भी यानी उसकी जमीन के शेयर के अकॉर्डिंगली वो मेंशन कर देगा कि ये कितनी परसेंटेज देगा खर्चे की। एंड प्रॉफिट, या अगर उस खाली जमीन है यानी को ग्रेजिंग ग्राउंड है, उससे को प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा फिर उस पर्सन का, तो ये सारा रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड कर देंगे। सेक्शन 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। ये रेवेन्यू यानी मालिया, जिससे मुस्तकिल मालिया आप कहते हैं, और रेंट, रेंट है किराया, यानी जमीन जो टेनेंसी पे दी जाती है, तो जो टेनेंट पे करता है मालिक को अमाउंट या मनी, उसको हम रेंट कहते हैं आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन करने के बाद। The amount of a revenue to be paid in respect of each holding into which land has been divided on partition shall be determined by revenue officer making the partition। कि जो रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन कर रहा है किसी खेवट की, वो ये भी डिटरमिन करेगा कि कितनी अमाउंट जो है लैंड रेवेन्यू की कौन पर्सन पे करेगा, यानी जितना जिसका शेयर होगा उस पे उतनी लैंड रेवेन्यू की अमाउंट वो उनको बता देंगे कि इतना आपने लैंड रेवेन्यू पे करना है। Subsection 2, the decision of a revenue officer under subsection 1 as to which the revenue to be paid in respect of each holding shall, where the estate in which the holding is situated is subject to fixed assessment, be deemed to be an order under section 1 and section 67। अब यानी असेसमेंट के जरिए किसी जमीन पे फिक्स असेसमेंट है, यानी 100 रुपये पर एकड़ रेवेन्यू का टैक्स लगा दिया गया है, तो वो जो टैक्स है वो उसी तरह समझा जाएगा कि फिक्स्ड असेसमेंट, जैसे सेक्शन 67 में प्रोसीजर है असेसमेंट का, वो हम लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे, बाद में जब हम पढ़ेंगे थारोली तो उसको हम ले आएंगे इन डिस्कशन कि वो जो असेसमेंट हो चुकी होगी उसी के मुताबिक वो उन पे रेट फिक्स करेगा असेसमेंट के मुताबिक। सब सेक्शन 3 वेयर न्यू एस्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। होल्डिंग से क्या मुराद है यहाँ पे जी, सर? होल्डिंग से क्या मुराद है? होल्डिंग ईच है होल्डिंग खेवट, शेयर। खेवट, खेवट। ओके सर। जी, वेयर न्यू एस्टेट्स, एस्टेट होती है मौजा, महाल, विलेज। मौजा यानी रेवेन्यू की टर्म है एक मौजा, एस्टेट। हैव बीन क्रिएटेड एट ए पार्टीशन, अगर पार्टीशन में कोई नई एस्टेट बना दी है, नया मौजा बना दिया गया है, एंड द लैंड रेवेन्यू हैज बीन फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो लैंड रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो फ्रॉडुलेंटली की है, रेवेन्यू ऑफिसर ने गलत फैसला किया, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद इन 12 years फ्रॉम द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अगर 12 साल के अंदर अंदर जब भी इस चीज की डिस्कवरी हो जाए कि फ्रॉड हुआ है या कोई एरर कमिट हुआ है on a distribution of a land revenue among the several estates on an estimate of such of the assets of each estate at the time of partition to be made conformably to the best evidence and information procurable respecting the same। वो बाकी जो उसकी मुलिका सारी एस्टेट होंगी यानी साथ वाली एस्टेट्स होंगी, उनके रेट और डिस्ट्रीब्यूशन से ये सारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर किया है था उस वक्त 12 साल पहले, वो सही था या गलत था। वो एक बेस्ट एविडेंस समझा जाएगा कि साथ वाली जो रिलेटेड एस्टेट्स हैं उन पे रेवेन्यू कितना था, कितना रेट लगाया गया था और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो उसको बेस्ट एविडेंस समझा जाएगा साथ वाली एस्टेट की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन आ गई, फिर 137 में नोटिस हो गए, 138 में पार्टीशन की पार्टीज एडिशन हो गई, और 140 में अगर क्वेश्चंस हैं टाइटल के या मोड ऑफ पार्टीशन वो डिसाइड होगा। 141 में अगर पूरी खेवट में अगर किसी की मलकियत का मसला है वो पहले डिसाइड किया जाएगा। 142 में उन्होंने बता दिया कि डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस है, कोई और रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी डिसाइड किए जाएंगे। 142A में उन्होंने बता दिया कि 6 महीनों के अंदर अंदर फैसला होगा। 143 में उन्होंने ये बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसकी पार्टीशन नहीं की गई, जो मुश्तरका ही रही है, तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड कर देगा कि कौन पर्सन कितनी जमीन और कैसे इस्तेमाल करेगा। 144 में उन्होंने रेंट और रेवेन्यू के बारे में बता दिया कि पार्टीशन के बाद रेवेन्यू और रेंट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि कौन कैसे कितना पे करेगा। ये सारा प्रोसीजर होके नीचे आ गया, ठीक है। मोड ऑफ पार्टीशन में यानी उन्होंने वंडा जात
बना दिए। जब वंडा होता है पार्टीशन के बाद, यानी हर पर्सन का अलहदा जमीन का टुकड़ा। अब उन्होंने जारी करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन 145 में। When a partition is completed, the revenue officer shall cause an instrument of partition to be prepared and the date on which the partition is to take effect to be recorded. 145 में वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे पार्टीशन का कि इस जमीन की हमने पार्टीशन कर दी है और इस पर्सन का इतना पोजेशन और ये यूनिट उसका होगा, खसरा नंबरान उस पर लिख देंगे। 146 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन, ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिस के हवाले मेरा से भी। 135। जी जी। एक क्वेश्चन यहीं पे साथ ही पूछ लेती हूँ सर। ये जो रेवेन्यू वाला हमने साथ पढ़ा है कि आफ्टर पार्टीशन, तो जस्ट सर वो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाएगा जो बनाएगा, तो उसमें पार्टीशन के बाद जो उन्होंने रेवेन्यू सबको बताया अपने अपने खेवट और मौजे के हिसाब से, तो सर वो भी उस इंस्ट्रूमेंट में शामिल होगा? नहीं, इंस्ट्रूमेंट में उस शामिल नहीं होगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर में सिर्फ शामिल होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन पे सिर्फ लोगों के जमीन का नक्शा, यानी नक्शा नहीं, उस पे वनडे लिखे होंगे कि कौन सा खसरा नंबर किस पर्सन का है, बस ये चीजें लिखी होंगी। यानी उस पे लिखा होगा कि स्क्वायर नंबर 50, मुरब्बा नंबर 50, एकड़ नंबर 5 किसका है, मोहम्मद शफीक का। तो इस तरह यही लिखा होगा बस कि वो किस कौन सा यूनिट किसको दिया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट में लिखी होंगी बातें। और ये किस दिन से एप्लीकेबल होगा ये भी लिखा होगा कि उसकी डेट उसमें लिख देंगे कि इस डेट से ये एप्लीकेबल होगा। सर वंडा शेर को कहते हैं? जी वंडा शेर को कहते हैं? जी जी, बिल्कुल शेयर को कहते हैं, क्योंकि उसकी उर्दू लैंग्वेज भी हमने साथ साथ पढ़नी है, इसीलिए मैं उसको उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसकी बंडा की। जो भी शेयर रिकॉर्ड होंगे पार्टीशन में, यानी वनडे बनेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन में लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 146 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन, के पार्टीशन में जो प्रॉपर्टी किसी को अलॉट की गई तो फिर उसका पोजेशन भी उसे दिलवाया जाएगा। कैसे दिलवाया जाएगा? एन ऑनर टू होम एनी लैंड इज अलॉटेड, वो मालिक जिसको लैंड अलॉट कर दी गई है इन प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन, पार्टीशन की प्रोसीडिंग में, शेल बी इंटाइटल टू पोजेशन, पोजेशन का हकदार होगा। thereof as against the other parties to the proceeding and their legal representatives, यानी वो दूसरी पार्टीज जो हैं, जो रेस्पोंडेंट थे, उनके खिलाफ वो पोजेशन ले सकेगा या उनके लीगल एयर्स के खिलाफ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी पोजेशन वो हासिल कर सकेगा। And a revenue officer shall, on application made to him for the purpose by any such owner, at any time within 3 years from the date recorded in the instrument of partition under section 145, give effect to that instrument so far as it concerns the applicant as if it were a decree for immovable property. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन में डेट लिखी होगी कि इस दिन से ये पार्टीशन अप्लीकेबल होगी, तो उस दिन के 3 साल के अंदर अंदर वो पार्टीशन जब हो गई, उसके 3 साल के अंदर अंदर पोजेशन के लिए वो पर्सन आके अप्लाई कर सकता है, जिसको वंडा अलॉट किया गया, जिसको कोई ज़मीन अलॉट की गई, वो 3 साल के अंदर पोजेशन ले सकता है। पोजेशन कैसे लेगा? वो रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लीकेशन देगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन पे उसे पोजेशन दिलवाएगा। और ये पोजेशन दिलवाने का प्रोसीजर ऐसे ही होगा जैसे किसी सिविल कोर्ट की डिक्री की एग्जीक्यूशन होती है, तो ये उसी तरह ही एग्जीक्यूशन होगी डिलीवरी ऑफ पोजेशन की। 147 affirmation of partition privately effected in any case in which a partition has been made without intervention of a revenue officer, any party thereto may apply to revenue officer for an order affirming the partition। कि अगर कुछ लोग आपस में प्राइवेटली पार्टीशन पे राजी हो जाते हैं तो उनकी जो पार्टीशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, रेवेन्यू ऑफिसर उसको अफर्म करेगा, एक्सेप्ट करेगा। On receiving the application, the revenue officer shall inquire into the case, and if he finds that partition has in fact has been made, and he may order affirming it, यानी उसको एक्सेप्ट करेगा एंड प्रोसीड अंडर सेक्शन 143, 144, 145 एंड 146, यानी आगे प्रोसीड करेगा कि उनका रेवेन्यू और रेंट का फैसला कर देगा कौन कितना पे करेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन भी जारी कर देगा और 144 में उन्हें कब्जा भी दिलवाने के प्रोसीजर कर देगा। और एनी ऑफ दो सेक्शन एज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर, या जिसकी जरूरत हुई, अगर उनके पास पहले ही पोजेशन है तो फिर पोजेशन की कार्रवाई नहीं करेगा। इन द सेम मैनर एज इफ द पार्टीशन हैड बीन मेड ऑन एन एप्लीकेशन टू हिमसेल्फ अंडर दिस चैप्टर, उसी तरह ये सारी प्रोसीडिंग करेगा जिस तरह उसे ये पार्टीशन की एप्लीकेशन दी गई। यहाँ तक ये पार्टीशन का प्रोसीजर है सारा, 135, 136,
37, 38, फिर 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45, 46 और 147 तक। यहाँ पे पार्टीशन का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। मैं फिर एक दफा इसको कंसाइजली रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले 135 में एप्लीकेशन आएगी। जो लैंड ओनर होगा, जो जिसकी फेवर में सिविल कोर्ट की डिक्री होगी या उसके पास रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होगी, वो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन आ जाएगी, रेवेन्यू ऑफिसर 137 के तहत पार्टीज बाकी पार्टीज को नोटिस करेगा। फिर 138 में जिस पार्टी को ऐड करना है, जो सामने उसके आ गई है, उसको ऐड कर लेगा एज ए एप्लीकांट। फिर 140 में उनके को अगर कोई क्वेश्चंस हैं टाइटल के रिलेटेड या मोड ऑफ पार्टीशन, वो डिसाइड होगा। और 141 में क्वेश्चन ऑफ टाइटल का फैसला होगा। ठीक है। और 142 में डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन, कोई अदर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिसाइड कर देगा। 142 ए में उन्होंने बता दिया है कि 180 डेज में फैसला करना है पार्टीशन ऑफ प्रोसीडिंग का। और 143 में ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, जिस जमीन की तकसीम नहीं हुई तो उसके भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लियर कर देगा रेवेन्यू ऑफिसर कि कौन पर्सन कितनी जमीन किस तरह इस्तेमाल कर सकता है या कितना प्रॉफिट उसमें से ले सकता है। 145(4) में उन्होंने रेवेन्यू और रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी कि उन मालकान पे रेवेन्यू और रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जितनी उनकी अलॉटमेंट होगी लैंड की। और 145 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन यानी तकसीम का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा जब पार्ट प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी। और 144 में 3 साल के अंदर अंदर वो पर्सन जमीन का पोजेशन ले सकता है जिसको लैंड अलॉट की गई है। और 147 में कि अगर पार्टीज प्राइवेटली आपस में सुलह के तहत यानी आपस में राजी होकर वो किसी जमीन के शेयर पे एग्री हो जाते हैं कि ये जमीन इसको दी जाए, दूसरी जमीन उसको दे दी जाए, आपस में सब एग्री हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर उनकी उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और उसी उन्हीं की उस यानी प्राइवेटली जो उन्होंने पार्टीशन किया है उसी को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बना देगा, उसी को ही अमल दरामद करवा देगा। ये था पार्टीशन का प्रोसीजर। इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरे दो क्वेश्चन है, जी एक सर। 46 वाले से और एक 47। सर जी जी। 46 में अगर आपने कहा कि वो 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई करेगा, सर अगर वो ये क्या इसमें मतलब शर्त है कि वो 3 साल के अंदर अगर करता है, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं अप्लाई करता तो क्या उसको पोजीशन नहीं मिलेगी? एक क्वेश्चन अगर ये। और दूसरा सर। जी सर। इस क्वेश्चन को मैं आपको जवाब दे लूं कि अगर एक दे पार्टीशन हो गई है और उसकी अपील फाइल हो गई है और अपील से आगे फिर रिवीजन, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिवीजन आ गई और वो 6 साल चलती रही है, तो जिस दिन वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग एंड होंगी उस दिन से आगे वो 3 साल के अंदर अंदर ले सकता है। और दूसरा केस ये है कि अगर अपील ही फाइल नहीं होती पार्टीशन प्रोसीडिंग के खिलाफ और वैसे ही पड़ी रहती है वो फैसला और उसकी अब कब्जे के लिए अप्लाई कोई ही नहीं करता कि पोजेशन हमें दिलवाया जाए, तो 3 साल तक तो वो रेवेन्यू ऑफिसर पोजेशन दिलवा सकता है। तो 3 साल के बाद फिर रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए आप सिविल कोर्ट जाएंगे। जी सर। सर 47 में अपने का वो अगर प्राइवेटली अपना लेके आ जाते हैं कि हम इस पे अग्री है, ये इस तरह कर ली जाए। अब जी। सर क्या उसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो ये चीज देखेगा कि जो इन्होंने प्राइवेटली पोर्शन डिसाइड किए हैं उसमें